नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की बड़ी हलचल। इस वक्त क्या घट रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में। वर्ल्ड नाउ में आज जिन खबरों की बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो खबर होगी आपके सामने वो होगी वर्ल्ड नाउ में डोनाल्ड ट्रंप की अश्लील फाइल्स, जिसका नाम सामने आते ही अमेरिका की सियासत में खलबली मच गई है। वो दस्तावेज जिन पर सालों से ताकतवर नामों की परत चढ़ी रही, दबाव बना रहा, रसूख में फाइलें दबी रही। वो फाइल जिसे खोलने से हर बार पूरा अमेरिकी सिस्टम कतराता रहा। कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला, कभी कानूनी दांव-पेच का बहाना, लेकिन अब नाकुर नुकुर करते करते, टाल मटोल करते करते धीरे धीरे एप्स्टीन फाइल्स के दस्तावेज, फोटोज, रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स, वीडियोज सब सामने आ रहे हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक एक करके नए दावे, नए खुलासे हो रहे हैं। कौन कौन से नाम अभी पर्दे के पीछे हैं, और क्या सच में अमेरिका का सिस्टम अपने सबसे ताकतवर लोगों की जांच करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड नाउ में बताएंगे एप्स्टीन फाइल्स की वो कहानी जो सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि सत्ता, सिस्टम की चुप्पी और जवाबदेही तय करने की लड़ाई है। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आलिशान बंगला है, जिसे मारे लोगों के नाम से जाना जाता है, मार ए लोगों में अय्याशी वाली पार्टियां कराई जाती थी। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसी पार्टियां होती थी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको होस्ट करते थे और ऑर्गेनाइजेशन एप्स्टीन था। पूरी खबर आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बंगला पाम बीच में मारे लोगों आखिर ये कितना आलीशान है, कितने का है, कितना बड़ा है, कितना भव्य है, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अगली खबर की। वर्ल्ड नाउ में बात अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन की। क्रिसमस की रात में अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर एक्शन कर दिया, यानी कि हमला बोल दिया। कहां? नाइजीरिया में। नाइजीरिया में हुए इस अटैक की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में आईएसआईएस से जुड़े खूंखार आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा एयर स्ट्राइक ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी थे जिन पर निर्दोष ईसाई नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों को क्रिसमस की बधाई। यानी अमेरिका का संदेश साफ है कि अमेरिका क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसको दुनिया के किसी भी कोने में टारगेट कर सकता है। आईएसआईएस के लिए ना कोई त्योहार, ना कोई रहम। इस हमले में कितनी तबाही हुई, कौन कौन निशाने पर थे, नाइजीरिया पर ही क्यों हमला किया गया, नाइजीरिया में कैसे ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड नाउ में। और वर्ल्ड नाउ में इस खबर से कम यह भी देखना चाहिए हमें कि अमेरिका नाइजीरिया में घुसकर एक्शन लेता, क्योंकि ईसाइयों का कत्लेआम नाइजीरिया में किया जा रहा था। लेकिन बांग्लादेश में जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, वहां हम बांग्लादेश से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उन आरोपियों को न्याय के कटघरे में लेकर आएगा। अरे भाई, जिसने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उसके देश से निकाल दिया और अब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, वो न्याय कैसे देंगे? खैर, इस पर फिर कभी बात होगी, लेकिन ये खबर एक नजीर है इस लिहाज से कम, तो इस खबर को जरूर देखिएगा। वर्ल्ड नाउ में आज बात उस साल की भी करेंगे जो अब इतिहास बनने जा रहा है। साल 2025 की विदाई में बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं। एक ऐसा साल जिसने दुनिया को तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों से रूबरू कराया, राजनीति में बड़े बदलाव दिखाए, पर्यावरण के मोर्चे पर इंसानियत को कड़े सबक दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वैश्विक चुनाव तक, जलवायु संकट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव तक। 2025 ने साफ कर दिया कि आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला है इंसानों के लिए। इसलिए नजरें 2026 पर है। तो 26 क्या नया लेकर आने वाला है? क्या कहती है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी? क्या दुनिया के सामने कोई बड़ा खतरा है? क्या तृतीय
विश्व युद्ध वाला साल बनेगा 2026, या फिर पूरी दुनिया में शांति का माहौल बनेगा? क्या दुनिया और सुरक्षित होगी या दुनिया में चुनौतियां बढ़ जाएंगी? बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर क्या कहा था, डिटेल से आपको बताएंगे। चाहे वो वॉर फ्रंट पर हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन को लेकर हो, चाहे वो मौसम की मार हो, सारी भविष्यवाणियों पर नजर डालेंगे। और इसी बीच एक बार फिर चर्चा में है रहस्यमयी वक्ता बाबा वेंगा, जिसकी बात हम आपको बताने वाले हैं। इनकी भविष्यवाणियों को लेकर हर साल उम्मीद, डर और जिज्ञासा तीनों साथ चलती है। तो क्या 2026 को लेकर उनकी कही बातें बहस संयोग होगी या फिर इसे एक चेतावनी के तौर पर देखा जाए? इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्यासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्यास कैसे लग सकती है? वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक जो दुनिया बदल रही है, लेकिन इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है। आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक अनुमान के मुताबिक साल 2027 तक एआई सिस्टम लगभग 6 ट्रिलियन लीटर पानी की खपत कर सकते हैं। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या एआई धरती पर जल संकट को और गहरा करने वाला है? कहीं यह तरक्की बनाम पर्यावरण की लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? वर्ल्ड नाउ में इस खबर को भी खंगालेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ वर्ल्ड नाउ में। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन तमाम खबरों को डिटेल से। एप्स्टीन फाइल, पार्टियां, निजी जेट, सीक्रेट डील्स, अय्याशी, अश्लीलता, सेक्स रैकेट, क्या नहीं छिपा है एप्स्टीन फाइल्स में? और चेरी ऑन द टॉप, वो नाम जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि एप्स्टीन फाइल्स में इस व्यक्ति का भी नाम है या इस फला व्यक्ति का भी नाम है, जिसे दुनिया अपने लिए नजीर मानती है, दुनिया फॉलो करती है। वो सारे नाम एप्स्टीन फाइल में धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसके राज नहीं मरे, और इन फाइलों को आज तक सील करके रखा गया। किसे बचाया जा रहा था? किसकी कुर्सी खतरे में थी? सिस्टम में कौन सबसे बड़ा मोल है? वर्ल्ड नाउ में आज एक बड़ा खुलासा। एप्स्टीन फाइल की वो कहानी जो आज तक आपने सुनी ही नहीं होगी। वो फाइल जिस पर सालों से ताकतवर नामों की परतें चढ़ी रही। वो फाइल जिसे खोलने से हर बार अमेरिकी सिस्टम कतराता रहा, और अब नाकर नुकुर करते करते, थोड़ा टाल मटोल करते करते आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आ ही गया। सवाल यह नहीं है कि नाम क्यों आया, सवाल यह है कि इतने सालों तक छिपाया क्या गया और क्यों गया। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो एक शख्स नहीं, बल्कि अमेरिका की पावर एलीट का एक काला मिरर, आईना। अब फाइलें खुलती जा रही हैं, नाम काटे जाते रहे हैं, पन्ने गायब हो रहे हैं, और इसी बीच एक ऐसा खुलासा जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें नोबेल प्राइज चाहिए, उनका आलीशान रिजॉर्ट मार ए लागो अब इसी एप्स्टीन फाइल की वजह से फिर से चर्चा में है। क्या यह वही जगह है जहां रसूख, राज और सेक्स रैकेट का संगम होता था? जेफरी एप्स्टीन वो नाम जिसने अमेरिका की सियासत, ताकत और पैसे के काले सच को बेनकाब किया। एप्स्टीन फाइल्स में जैसे जैसे परतें खुल रही है, वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही। ताजा सामने आए दस्तावेजों में ट्रंप का नाम दर्ज होने के बाद व्हाइट हाउस की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई, और स्पेशली वो जगह जो ट्रंप की शान मानी जाती है, मार ए लागो, ये आलीशान रिजॉर्ट जहां दुनिया के रसूखदार मेहमानों की आवाजाही रही है। यहां तक कि कई राष्ट्राध्यक्षों को भी डोनाल्ड ट्रंप इसी आलीशान बंगले में बुलाते हैं। इसे रिजॉर्ट में जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। यह है डोनाल्ड ट्रंप के आलीशान रिजॉर्ट की तस्वीरें, मार ए लागो, जो 1985 में परचेज की गई। चौंकाने वाली बात यह कि मार ए लागो को लेकर भी एप्स्टीन के दावे सामने आ रहे हैं और पुराने कनेक्शन एक बार फिर से चर्चा में है। लेकिन उसकी झलक आप देख लीजिए, वही शानदार रिजॉर्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप का इलाका है, डोनाल्ड ट्रंप का रिजॉर्ट है, डोनाल्ड ट्रंप का घर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित सोने से जुड़े पेंट हाउस के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि फ्लोरिडा के पाम बीच के किनारे बने उनके एक नए आलीशान महल के आगे पेंट हाउस तो कुछ भी नहीं है। यह मार ए लागो 17 एकड़ में फैला हुआ है। यह आलीशान महल, यहां ट्रंप परिवार के साथ वेकेशन मनाने के लिए आते हैं।
अब आपको बताते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट का आलीशान घर 10-15 नहीं पूरे 128 आलीशान कमरे का है। पहले आप इस जगह के बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे यहां होता क्या था जो दावे एप्स्टीन फाइल्स में किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आलीशान महल, कितने कमरे होंगे आप? 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, 10 BHK, 20 BHK तक की बात सोच सकते हैं। 50 कमरों वाला कोई आप रिजॉर्ट सोच सकते हैं। ये 128 कमरे वाला शाही महल है, जहां 58 बाथरूम है, यहां प्राइवेट थिएटर है, प्राइवेट क्लब है, लग्जरी स्पा है और दर्जनों स्विमिंग पूल हैं। लोकेशन पाम बीच, फ्लोरिडा। 1985 में ट्रंप ने इसे खरीदा और बाद में इसे रेनोवेट करके और भव्य बनाया गया। यहीं से ट्रंप ने 3 स्टेट प्राइमरी जीतने के बाद भाषण दिया। किराए से सालाना वो $1.5 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। फ्लोरिडा के पाम बीच पर समुद्र और झील के बीच खड़ा यह आलीशान महल सिर्फ संगमरमर और सोने की कहानी नहीं कहता। यह डोनाल्ड ट्रंप के रसूख को दिखाता है। यह सत्ता, प्रभाव और विवादों की परछाइयों से घिरा एक नाम है। मार-ए-लागो, जिसे कभी अमेरिका का विंटर व्हाइट हाउस कहा गया, आज वही मार-ए-लागो एक बार फिर सवालों के घेरे में। क्योंकि जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक हो रही हैं, वैसे वैसे अमेरिका की राजनीति और सामाजिक एलीट पर उंगलियां उठ रही हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने सत्ता के गलियारों में दोस्ती बनाई और बाद में वही सबसे बड़ा दाग भी बन गया। रिपोर्ट्स और पुरानी तस्वीरें जरूर बताती है कि एप्स्टीन का संपर्क अमेरिका के सभी ताकतवर लोगों से रहा, लेकिन कौन क्या जानता था और कब, यही सवाल अब सिस्टम से पूछा जा रहा है। और उसके बीच चर्चा है मार-ए-लागो की, जो कभी डिनर पार्टियों और हाई प्रोफाइल बैठकों का गवाह रहा, अब राजनीतिक नैरेटिव में एक संवेदनशील संदर्भ बन चुका है। यह कहानी सिर्फ एक महल की कहानी नहीं है, यह कहानी है सत्ता और विशेषाधिकार के प्रभावशाली नेटवर्क की और उस खामोशी की जो बरसों तक कायम रही। और अमेरिका का सिस्टम एक बार फिर से सवालों में। क्या सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ पाएगी या फिर ये फाइलें भी सत्ता के भारी दरवाजों के पीछे दब जाएंगी? मार-ए-लागो आज भी चमकता है, दमकता है, लेकिन अब उसकी चमक के पीछे एक दाग दिख रहा है, जिससे सवालों की परछाइयां और भी गहरी हो रही हैं। एप्स्टीन फाइल में अब तक के नए खुलासे, क्योंकि हमने वर्ल्ड नाउ में आपको सिलसिलेवार तरीके से जो भी खुलासे हुए हैं वो बताए हैं, लेकिन नए खुलासे दिसंबर के महीने में क्या हुए हैं वो भी जल्दी से आपको बताते हैं। 19 दिसंबर पर आ जाइए। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजे ने हजारों फोटो, दस्तावेज, वीडियोज, फ्लाइट लॉग जारी किए। करीब 30,000 पन्नों के दस्तावेज और दर्जनों वीडियो क्लिप जारी किए गए। इसमें एप्स्टीन की संपत्ति से तस्वीरें शामिल हैं। बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, रिचर्ड ब्रांसन के साथ फोटो, लेकिन कई पेज रिडेक्टेड किए गए, काले किए गए। और तो और डीओजे पर यह भी आरोप लगा कि भाई कुछ दस्तावेज तो अपलोड करने के तुरंत बाद हटा दिए गए। 23 दिसंबर 2025 एक और बड़ा बैच आया, लगभग 30,000 पेज जारी किया गया। इसमें प्रिंस एंड्रयू पर जांच के नए विवरण, एप्स्टीन का फेक पासपोर्ट और दूसरी जांच मटेरियल सामने आए। अब 24 दिसंबर आ जाइए। डीओजे ने घोषणा की कि 10 लाख से ज्यादा अतिरिक्त दस्तावेज मिले हैं, जिनकी समीक्षा में कुछ हफ्ते लगेंगे। रिलीज प्रोसेस जारी है। अब तक के खुलासे क्या हुए हैं? एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है। अगर आप देखेंगे, ट्रंप ने 1990 के दशक में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में कई उड़ानें भरी। एप्स्टीन के साथ ट्रंप ने 8 बार सफर किया था। आलिशान रिजॉर्ट मार-ए-लागो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ दस्तावेजों में ट्रंप पर गंभीर लेकिन अप्रमाणित आरोप हैं। प्रिंस एंड्रयू को लेकर कहा जाता है कि एंड्रयू ने एप्स्टीन की एक पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए। ब्रिटिश पुलिस की जांच में इस बात का जिक्र है। दूसरी हस्तियों की बात की जाए तो बिल क्लिंटन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। लैरी समर्स और जेस स्टेली एप्स्टीन की वसीयत के एग्जीक्यूटर थे। फोटो में वुडी एलन, नोम चॉम्स्की और बिल गेट्स के दस्तावेज भी सामने आए हैं। कई दस्तावेज भारी रिडेक्टेड हैं। पीड़ितों की सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने डीओजे पर देरी और जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। अमेरिका की खुफिया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो खुलासा किया है उससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। एफबीआई को मिली सीक्रेट सूचना ने जेफरी एप्स्टीन के घिनौने नेटवर्क की परतें बेपर्दा की।
नए जारी हुए डीओजे के रिकॉर्ड के मुताबिक एप्स्टीन की एक पार्टी में किसी बड़े नाम का भी जिक्र है। वह है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप दस्तावेज में इस पार्टी को प्रोस्टिट्यूट्स के लिए आयोजित बताया गया है, लेकिन डीओजे ने वार्निंग भी दी है कि यह रिकॉर्ड पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। कुछ सामग्री अप्रमाणित है और कुछ विवादित भी हो सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में इस खुलासे ने हड़कंप मचाया हुआ है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये अफवाह ही है या फिर अमेरिकी राजनीति का एक काला सच? अमेरिकी राजनीति को एप्स्टीन के घिनौने नेटवर्क से बचाने की कोशिश। अमेरिका की राजनीति पर एप्स्टीन का साया कैसे पड़ा, यह भी आप देखिए। 2024 में ट्रंप ने अपनी कैंपेन में वादा किया था कि एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब रिलीज में देरी और ट्रंप का नाम सामने आने से मागा बेस यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का वोट बेस है, वोट बैंक भी आप इसे कह सकते हैं, उसमें निराशा बढ़ रही है। कंजर्वेटिव प्रतिक्रिया देख लीजिए। कुछ कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि लॉरा लूमा ने ध्यान क्लिंटन पर केंद्रित किया, जबकि अन्य जैसे कि मार्जोरी टेलर ग्रीन फाइल्स की रिडक्शन और सेंसरशिप की आलोचना कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का दबाव अलग तरीके से है। डेमोक्रेट्स ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं, पूरी फाइल जारी कीजिए। उनका आरोप है कि ट्रंप खुद को बचाने के लिए पूरा दस्तावेज नहीं दिखा रहे, सिर्फ सिलेक्टेड दस्तावेज आउट कर रहे हैं, जिससे उनके ऊपर कोई किसी तरह का आरोप न लगाए, सवाल न उठाए और उनकी कुर्सी को कोई खतरा ना हो। फाइल्स की सामग्री अमेरिकी राजनीति, एलिट्स, ब्लैकमेल स्कैंडल, प्रतिष्ठित संस्थानों में की बात है। हार्वर्ड, एमआईटी के एप्स्टीन कनेक्शन पर भी सवाल है। राजनीतिक प्रभाव देखिए, दोनों पार्टियों के लिए मामला संवेदनशील है, लेकिन सबसे अधिक प्रेशर ट्रंप प्रशासन पर है। यह फाइल्स 2026 मिड टर्म इलेक्शन तक राजनीतिक हथियार बन सकती है। अक्टूबर 2020 में सामने आई एक महिला की शिकायत ने हलचल मचाई। महिला ने दावा किया कि साल 2000 में वो पाम बीच आइलैंड पर आयोजित एक हाई प्रोफाइल पार्टी में गई, जहां जेफरी एप्स्टीन की साथी गिस्लिन मैक्सवेल ने उसे पार्टी में बुलाया। आरोप यह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मेहमानों को मार ए लागो में आने का न्योता दिया। महिला ने कहा कि जब उसने पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई तो उसे कहा गया कि यह पार्टी तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ खास महिलाओं के लिए। इस दावे ने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर अमेरिका में तूफान मचा दिया है। हालांकि न्याय विभाग बार-बार, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बार-बार कह रहा है कि फाइलों में दर्ज कुछ दावे पूरी तरीके से निराधार हैं और उनका उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप की छवि को धूमिल करना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर धुआं है तो आग भी जरूर होगी। बगैर आग के धुआं हो ही नहीं सकता। यह मामला ट्रंप और उनके आसपास की राजनीति और सामाजिक छवि के लिए संवेदनशील है। दावा किया जा रहा है कि कुछ आरोप भ्रामक हो सकते हैं। मीडिया और जनता के बीच बहस ने इसे एक बड़ा विवाद बना दिया है। विवाद क्यों बना, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर फाइल्स एज इट इज रिलीज की जाती तो विवाद नहीं होता। लेकिन इन फाइल से छेड़छाड़ करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? 19 दिसंबर को पहला दिन डीओजे ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के दस्तावेज को सार्वजनिक किया। इन दस्तावेजों में ट्रंप समेत कई दिग्गजों के नाम और तस्वीरें सामने आई। दस्तावेज सार्वजनिक होते ही भारी मीडिया कवरेज और पब्लिक अटेंशन मिलने लगी। 20 दिसंबर यानी कि अगले दिन 24 घंटे के भीतर कम से कम 16 महत्वपूर्ण फाइल डीओजे की वेबसाइट से गायब कर दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किसके अंडर आता है? ट्रंप प्रशासन के अंडर आता है। तो किसके इशारे पर गायब हुई होंगी? ट्रंप प्रशासन के इशारे पर गायब हुई होंगी। अचानक गायब हुई फाइलों में ट्रंप की तस्वीर समेत अन्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अब जब फाइलें गायब हुई तो न्यायिक पारदर्शिता और जांच की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग गया। 20 दिसंबर के बाद मीडिया और विपक्षी दलों ने इस घटना पर सरकार और डीओजे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और उनसे जवाब मांगा। भाई आप इसका आंसर कीजिए, कैसे फाइलें गायब हो रही हैं? हालांकि डीओजे ने अभी तक फाइलों के गायब होने के पीछे की कोई साफ वजह नहीं बताई है। फिर जांच का दबाव बढ़ा तो क्या फाइलों में छेड़छाड़ या सेंसरशिप की गई? इससे पीड़ितों में और लोगों में निराशा बढ़ गई और असंतोष भी बढ़ गया।
अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से अचानक एक अहम फाइल गायब हो जाने की खबर ने राजनीतिक और मीडिया गलियारों में हलचल मचा दी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना न केवल तकनीकी लापरवाही की तरफ इशारा करती है, बल्कि पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाती है। एफबीआई की गुप्त फाइलें अब सार्वजनिक हो चुकी हैं और अमेरिका में इस सनसनीखेज खुलासे की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। सैकड़ों पन्नों की फाइलें हैं जिनमें कई ऐसे रहस्य उजागर हुए हैं जिन्हें दशकों तक छिपाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे कर वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ऐसा लगता है कि कुछ सेलेक्टिव फाइल्स को रोक लिया गया डीओजे की तरफ से, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका में यह खुलासा सिर्फ राजनीति और सुरक्षा की दुनिया को नहीं हिला रहा, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सवाल छोड़ रहा है। अब एप्स्टीन फाइल के राज जैसे जैसे सामने आएंगे, पहले डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया, फिर उनके रिजॉर्ट मार-ए-लागो का नाम भी इस एप्स्टीन फाइल से जुड़ गया और कुछ जानकारी छिपाने के भी आरोप हैं। यानी फिलहाल अमेरिका में यह मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है और इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है, भूचाल बढ़ता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होगा मिड टर्म इलेक्शंस का, जब मध्यावधि चुनाव अमेरिका में होंगे, तब इस एप्स्टीन फाइल्स पर विवाद गहराना लाजमी है। ये अमेरिका की राजनीति में तूफान लाकर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में बात एक बड़े एक्शन की। अमेरिका ने आईएसआईएस आतंकियों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। क्रिसमस की रात थी, ऐसे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्रिसमस की रात में, जब पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया क्रिसमस की छुट्टी, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा होगा, तो रात में अमेरिकी कमांडोज अचानक से नाइजीरिया में घुसेंगे और वहां पर एयर स्ट्राइक शुरू कर देंगे। अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने आतंकियों को रिटर्न गिफ्ट दिया है और ऐसा गिफ्ट दिया है जो सदियों तक याद रखेंगे। नाइजीरिया में अटैक क्यों हुआ, अमेरिका ने हमला क्यों किया, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम इलाके में आईएसआईएस के उन खूंखार आतंकियों पर घातक हमला बोला जो निर्दोष ईसाइयों का खून बहा रहे थे। अमेरिका बार बार वार्निंग दे रहा था कि नाइजीरिया में ईसाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईसाइयों की बेरहमी से हत्या करने वाले आईएसआईएस पर करारा प्रहार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मारे गए आतंकियों को क्रिसमस की बधाई। नाइजीरिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में अमेरिका ने भारी जानलेवा एयर स्ट्राइक की, सीधे आईएसआईएस और आईएसआईएल के आर्म्ड बेस पर हमला किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जो ड्रोन कैमरे से कैप्चर की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आईएसआईएस आतंकियों पर कड़ा जवाब बताया और कहा कि जो लोगों को निशाना बना रहे थे, खासकर ईसाइयों को, अब अपराध का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। अमेरिका ने एक्शन क्या लिया, इसको जरा जल्दी से देखते हैं। दरअसल ट्रंप ने 2 नवंबर को ही इसकी वार्निंग दे दी थी कि नाइजीरिया में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। यह खबर हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के दिन यूएस आर्मी को आदेश दिया कि आपको नाइजीरिया जाना है और आईएसआईएस के बेस पर हमला करना है। नाइजीरिया में सक्रिय आईएसआईएस आतंकवादियों को निशाना बनाना है। समुद्र से मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत जो कि गल्फ ऑफ गिनी में तैनात था, उसको इस्तेमाल किया गया। दर्जन से अधिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। 2 आईएसआईएस ठिकानों को निशाना बनाकर इन्हें छोड़ा गया था। आईएसआईएस और आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया गया। आईएसआईएस सहेल यानी कि इस्लामिक स्टेट सहेल प्रोविंस और दूसरे टेरर ग्रुप यहां पर निशाना बनाए गए, खासकर नाइजर सीमा के पास। इसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई आईएसआईएस आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। नाइजीरिया की सरकार ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का हिस्सा था। यह हमला कोई मजाक नहीं है, बल्कि आतंकवादियों को सीधा संदेश है। ईसाइयों को छूने की हिम्मत की तो नर्क भेज दिए जाओगे, अमेरिका ने साफ कर दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मेरे निर्देश पर अमेरिका ने उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकी को नेस्तनाबूद कर दिया
और उन पर शक्तिशाली और घातक हमला किया। ये वो दरिंदे हैं जो सदियों से नहीं देखे गए, मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे, उनकी क्रूर हत्या कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अमेरिका कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पोस्ट के अंत में ट्रंप ने लिखा कि सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकियों को भी क्रिसमस की बधाई। अगर ईसाइयों की हत्या की जा रही है तो आगे और भी आतंकी मारे जाएंगे। अब सवाल यह है कि उत्तर नाइजीरिया में क्या हो रहा था, आइए समझते हैं। उत्तर नाइजीरिया में जो आतंकवादी समूह हैं वो ईसाइयों को लगातार निशाना बना रहे थे, नरसंहार कर रहे थे। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई थी, हमने आपको दिखाया था कि चर्च में जहां प्रेयर चल रही थी वहां पर आईएस के आतंकियों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वर्ल्ड नाउ में वो खबर हमने आपको डिटेल से दिखाई थी। इस पर अमेरिका बहुत नाराज था। अमेरिका कह रहा था कि नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार किया जा रहा है, ईसाइयों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। आईएस पर आरोप है, अमेरिकी चेतावनी के बावजूद आतंकी हिंसा नहीं रुकी। ईसाइयों की सुरक्षा का कड़ा संदेश देना मकसद था। आईएस आतंकी को पनपने से रोकने की अमेरिकी नीति भी है। नाइजीरियाई सरकार के साथ साझा रणनीति के तहत यह कार्रवाई की गई। आईएस के ठिकानों, आतंकी नेटवर्क को कमजोर करना मकसद है। अमेरिका कह रहा है कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन फिर अब मैं बोलूंगा तो फिर विवाद होगा। कट्टर इस्लामिक आतंकवाद सिर्फ नाइजीरिया में ही है अमेरिका के हिसाब से, पाकिस्तान में नहीं है। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन यह फर्क दिखाता है कि आप एक टेररिस्ट के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं और दूसरी जगह नाइजीरिया में जाकर हमला करते हैं। खैर, अभी इस एक्शन की बात करते हैं और देखते हैं इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हुए सेना की तारीफ की और कहा कि ऐसी सटीक कार्रवाई सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। नाइजीरिया में धार्मिक और जातीय हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर आप देखेंगे 1980 से ही यह मामला वहां पर पनप रहा है। उत्तर और मध्य नाइजीरिया में छोटे धार्मिक झगड़े होते रहे। ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच संघर्ष होता रहा है। स्थानीय स्तर पर भूमि और राजनीति को लेकर यह संघर्ष होता है। 1991 से 1995 का दौर ले लीजिए, जॉस और बेनू राज्य में भूमि और संसाधनों को लेकर बड़ा संघर्ष हुआ। कुछ मामलों में स्थानीय ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच बड़े हमले हुए। 1992 से 1995 के बीच जोनल राजनीति और धार्मिक कट्टरता के कारण नाइजीरिया के कई हिस्सों में धार्मिक हिंसा बढ़ गई। ये 95 तक की कहानी थी। साल 2000 आते आते जॉस, कड़ूना और बेनू में बड़े संघर्ष पनपने लगे, ईसाई वर्सेस मुस्लिम। 2004 आते आते चाड नाइजीरिया सीमा के पास फुलानी चरवाहों और किसानों के बीच हिंसा हो गई। 2009 में बोको हरम का गठन हुआ। उत्तरी नाइजीरिया में इस्लामिक कट्टरपंथी हिंसा इसके साथ ही शुरू हुई। 2010 से 2015 के बीच बोको हरम के आतंकवादी हमले तेज हो गए। यहां चिबोक लड़कियों का अपहरण भी किया जाने लगा, उनसे जबरन शादी, धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ। 2011 से 2015 के बीच फुलानी चरवाहों और ईसाई किसानों के बीच झगड़े हुए। मध्य और उत्तरी नाइजीरिया में रोजाना हिंसा होने लगे, गांव के गांव जलाए जाने लगे और सैकड़ों लोगों को मारा जाने लगा। यहीं से सब्र का अब इम्तिहान शुरू हो गया अमेरिका के लिए। 2020 से 2023 फुलानी चरवाहों और स्थानीय किसानों का संघर्ष सबसे ज्यादा देखा गया। जॉस, कड़ूना, प्लॉट और बेनू में ईसाई मुस्लिम झगड़े आम हो गए। बोको हराम की गतिविधियां कम हुई, लेकिन आतंकवादी हमले बढ़ते चले गए। और अब आ जाइए मौजूदा दौर में, यानी कि 2023 से 2025। मध्य नाइजीरिया में फार्मर हेडरल संघर्ष बढ़ा। स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और भूमि विवाद पर हिंसा बढ़ गई। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट यह बताती है कि नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने के कारण 7,000 से ज्यादा ईसाइयों की हत्या कर दी गई। ये नरसंहार है। इन हत्याओं के लिए बोको हरम और फुलानी जैसे आतंकी संगठन जिम्मेदार माने गए। अफ्रीका कमान के प्रमुख जनरल डैगविन एंडरसन ने कहा कि अमेरिका नाइजीरिया और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर रहा है ताकि निर्दोषों और मासूमों को बचाया जा सके। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इस बात की पुष्टि की, इस हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नाइजीरिया सरकार के सहयोग से की गई है और आने वाले वक्त में और भी हमले हो सकते हैं। उन्होंने नाइजीरिया सरकार को मदद और सहयोग के लिए शुक्रिया कहा।
नाइजीरिया की सरकार ने कहा कि यह हमला अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। नाइजीरिया की 22 करोड़ की आबादी लगभग बराबरी से मुस्लिम और ईसाई समुदाय में बटी हुई है। देश में बोको हरम जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन लंबे समय से हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं और एक खास धर्म को टारगेट करते हैं, ईसाइयों को। खासकर देश के उत्तरी हिस्सों में होने वाली हिंसा के शिकार ईसाइयों के साथ साथ कई ग्रुप्स भी होते हैं। कई जगह धार्मिक तनाव होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कई जगह जमीन जातीय संघर्ष होता है, आतंकवादी नेटवर्क भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं और यहीं से शुरू होती है आईएसआईएस के क्रूरता की कहानी। 29 जून 2014 अबू बकर अल बगदादी ने खिलाफत के गठन के बाद आईएसआईएस बनाने की घोषणा की थी। 7 जून 2017 को ईरान में तेहरान संसद और इमाम खुमैनी के मजार पर आतंकी हमला किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 12 लोगों की जान गई थी। 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी सेना ने एक विशेष ऑपरेशन में आईएसआईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और आईएसआईएल जो है वो इराक एंड लेवेंट के नाम से जाना जाता है। आईएसआईएस का फ्लैग आप जानते हैं किस तरह का लिखा होता है। इराक और सीरिया को आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। हालांकि इसके आतंकी नेटवर्क कई देशों में फैले हुए हैं, यहां तक कि इनके जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी आतंकियों को बाकायदा वो बताते हैं कि आपको आतंकी हमला कैसे करना है, यानी कि आतंकी पाठशाला। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2018 के बीच दुनिया के कई देशों से आईएसआईएस में लोग शामिल हुए। अमेरिका ने 2020 में पहली बार नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में रखा था। 2023 में यह टैग हटा लिया गया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा गया। हमले से एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने नाइजीरिया को फिर से कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित किया था। यह दर्जा उन देशों को अमेरिका देता है जहां धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन माने जाते हैं। मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है, तो पाकिस्तान को इस सूची में क्यों नहीं डालता अमेरिका? ये पाकिस्तान में तो कोई और धर्म पनपने ही नहीं देता पाकिस्तान। खैर, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही किया था, जिसे बाद में बाइडेन सरकार ने हटा दिया था। ट्रंप ने 2 बार, पहले तो 2 नवंबर को नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या और हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका तुरंत नाइजीरियाई सरकार को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता रोक देगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका गन के साथ नाइजीरिया में कार्रवाई करेगा, और हुआ भी वही। उन्होंने कहा था, हम आतंकियों को खत्म कर देंगे जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी के आदेश दे दिए और उसके बाद 25 दिसंबर को यह संभावित सैन्य कार्रवाई आखिरकार हो ही गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी विदेश नीति को कड़े लफ्जों में पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका सैन्य कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। यहां तक कि जमीन पर सैनिक भी भेजना हो तो वो भी करने के लिए तैयार है। ट्रंप का बयान आक्रामक है, तीखा है और दबावपूर्ण है। न केवल सुरक्षा की बात बल्कि राजनीतिक संदेश भी देता है। यहां एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने ईसाइयों की रक्षा के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, डिटरेंस पैदा करने के लिए आतंकियों में उत्तरी नाइजीरिया में जाकर हमला किया। हमारे आसपास 2 पड़ोसी मुल्क, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान। दोनों ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं। तो क्या भारत सरकार को भी कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे आतंकियों में डर हो, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जैसे एयर स्ट्राइक की गई? क्या बांग्लादेश में भी आतंकियों को, जिहादी ग्रुप्स को, कट्टरपंथियों को टारगेट करने के लिए ऐसे कोई मैकेनिज्म की आवश्यकता है? दुनिया के बाकी देश कर सकते हैं, इजराइल कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने साबित भी किया है, हमने किया है 10-12 सालों में ऐसा। इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साल 2025 की। 25 की विदाई में महज कुछ ही दिन बाकी रह गया।
आप लोग भी अपने अपने प्लान्स बना रहे होंगे, नए साल कैसे मनाना है, क्या रेजोल्यूशन लेना है, क्या तैयारियां करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, किसके साथ जाना है। बहुत सारी लॉट्स ऑफ प्लानिंग चल रही होगी आप लोगों की, मुझे ये बात पता है। मैं तो आपके सामने ही रहूंगा, इसी तरह से आपको खबरें बताऊंगा, लेकिन आप लोगों की नजर 2026 पर है। 2025 की बात करें तो एक ऐसा साल जिसने दुनिया को तकनीक, राजनीति और पर्यावरण के मोर्चे पर कई बड़े सबक दिए। लेकिन अब लोग जानना चाहते हैं कि 2026 में क्या होने वाला है, नया साल क्या सौगात लेकर आएगा। 25 के लिए भी हमने कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन 25 में पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, मौसम में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे लैंडस्लाइड, बहुत जगह बाढ़, बहुत सारी चीजें हुई। खैर, अभी नए साल की तरफ चलते हैं। तो सवाल यह है, नया साल क्या लेकर आने वाला है? और इसी सवाल के बीच चर्चा हो रही है बाबा वेंगा की, रहस्यमयी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा। साल 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार, बदलती वैश्विक राजनीति और जलवायु को लेकर बढ़ती चिंता। दुनिया ने इस साल कई बड़े बदलाव देखे। अब जब 2025 अलविदा कह रहा है तो हमें फिक्र 2026 की हो रही है। और वैसे भी हम इंसानों में उत्सुकता रहती है अपने भविष्य को जानने को लेकर। मैं कोई भविष्य नहीं बताने जा रहा हूं या फिर कोई राशि का जिक्र नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां। बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने आने वाले कई सालों को लेकर कई अहम संकेत दिए थे। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक 2026 में क्या होगा? 2026 में दुनिया को तकनीकी क्रांति मिलेगी, वैज्ञानिक खोज सामने आएंगे, वैश्विक सहयोग के नए दौर में प्रवेश किया जाएगा, यहां तक कि वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। बाइपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जाते हुए नजर आएंगे, यानी जहां अभी तक ताकत अमेरिका के हाथ में केंद्रित थी या यूरोप में केंद्रित थी, वो अब बढ़ जाएगी। चाइना, रशिया, इंडिया, वेस्ट अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि इन भविष्यवाणियों को लेकर कोई तथ्य तो नहीं है, बल्कि अनुमान के तौर पर ही इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि बाबा वेंगा की कुछ बातें पहले भी लोगों को चौंकाती रही। इसी वजह से हर नए साल में उनका जिक्र आ ही जाता है। अब सबसे पहले जानिए कि बाबा वेंगा कौन थी। उनका नाम था वेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा, उपनाम बाबा वेंगा। 31 जनवरी 1911 में बुल्गारिया में जन्म हुआ और 11 अगस्त 1996 में उनकी जान गई। लेकिन बाबा वेंगा कहते हैं बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने पूरी जिंदगी फिर कुछ देखा नहीं, उन्हें आंख गंवाना पड़ा और उसके बाद पूरी जिंदगी उनकी ऐसे ही निकली। लेकिन कहते हैं कि इस हादसे की वजह से उनकी आंख गई, उसके बाद से उन्हें भविष्य देखने की ताकत मिली, उपहार में, यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, भगवान से। पूरी दुनिया में उसके बाद भविष्यवक्ता के तौर पर बाबा वेंगा पहचाने जाने लगे। बाबा वेंगा ने 5079 तक की भविष्यवाणी कर रखी है। अभी तो हम 2025 में चल रहे हैं। अब 2026 में क्या है? कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो केवल दिल ही नहीं दहला रही हैं, बल्कि हमारे यानी कि इंसानों के अस्तित्व को भी चुनौती दे रही हैं। क्योंकि भविष्यवाणी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। इसे अगर अब तक की भविष्यवाणियों से कंपैरिजन करेंगे या फिर देखेंगे कि जो भविष्यवाणी पहले बाबा वेंगा ने की 90% तक सही हुई, इसलिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबा वेंगा ने यूं तो कई भविष्यवाणी की, लेकिन उनकी कुछ भविष्यवाणी ऐसी हैं जो चर्चा का विषय है, जैसा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग। बाबा वेंगा पहले ही यूक्रेन पर रूस के हमले के नतीजे का अनुमान लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि रूस न केवल बचा रहेगा बल्कि पूरी दुनिया का सुपर पावर हो जाएगा। ऐसे में जब दुनिया के कई जगहों में तनाव बढ़ रहा है, संकटों की इस तरह की भविष्यवाणियों को और भी हवा मिल रही है। इस बीच बाबा वेंगा की एक प्रेडिक्शन लोगों के बीच काफी हलचल मचा रही है। बाबा वेंगा ने आने वाले समय में रूस को लेकर कुछ बड़ी भविष्यवाणियां की। अगर इस पर यकीन करें तो आने वाले समय में रूस सबसे ताकतवर देश होगा और राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स होंगे। बाबा वेंगा ने कहा था कि रूस ही दुनिया में राज करेगा। क्या है पूरी प्रेडिक्शन और ये बाबा वेंगा ने कब की थी, इसके बारे में भी जान लीजिए। अब अगर भविष्यवाणियों से अलग असल जिंदगी की बात करें
तो पिछले करीब 3.5 साल से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के बीच जंग जारी। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर अपील भी उनके ऊपर बेअसर साबित हो रही है। भविष्यवाणी में एक दावा किया गया है कि रूस एक शक्तिशाली देश बनेगा और रूस से एक बहुत पावरफुल लीडर निकलेगा जो दुनिया पर राज करने की काबिलियत रखेगा। उसे दुनिया के भगवान के तौर पर जाना जाएगा। इसके साथ ही ऐसी बातें भी जुड़ी हैं जिससे यूरोप बहुत मुश्किल दौर से गुजरेगा और रूस उसकी राह में बड़ी भूमिका अदा करेगा। 26 को लेकर भविष्यवाणी क्या है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। आइए, कहते हैं यूरोप और एशिया में बड़ा संघर्ष हो जाएगा। 2026 में एशिया में बड़े स्तर पर संघर्ष हो सकता है। तो आप अनुमान लगाइए क्या ऐसी स्थिति बन रही है। मेरे हिसाब से चीन ताइवान, चीन जापान, नॉर्थ कोरिया अमेरिका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, कंबोडिया थाईलैंड, लड़ाई जारी है। ये सारी चीजें एशिया में हो रही हैं। यूरोप में राजनीतिक बिखराव की बात की जा रही है, यानी यूरोप बिखर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद वहां भी हालात चेंजेस हुए हैं। वैश्विक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन बदल सकते हैं, ऐसे भी हालात लग रहे हैं। नेटो में दरार दिख रहा है, अलग अलग अलायंस बनाए जा रहे हैं, दुनिया में अलग अलग गठबंधन पनप रहे हैं। दुनिया के पूर्वी हिस्से में युद्ध हो सकता है। 2026 में दुनिया के पूर्वी हिस्से में युद्ध होगा और यह विनाशकारी होगा। युद्ध धीरे धीरे दूसरे इलाकों में फैलेगा और सबसे अधिक असर वेस्ट पर पड़ने की बात कही गई है, यानी वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह चेंज हो जाएगा। बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की आशंका है। रूस का कोई शक्तिशाली नेता वैश्विक प्रभाव इस दरमियान हासिल कर सकता है। अब आ जाइए बाढ़, बारिश, प्राकृतिक आपदाओं पर। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2026 प्राकृतिक आपदाओं का साल रहेगा, जिसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं, गर्मी पहले से ज्यादा, असामान्य मौसम, पर्यावरण और मानव जीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये दावे मौजूदा जलवायु परिवर्तन की चिंताओं से मेल खाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ह्यूमन कंट्रोल से बाहर चला जाना, यह भी प्रेडिक्ट कर दिया उन्होंने। 2026 में एआई बहुत पावरफुल हो जाएगा। एआई अपने फैसले खुद लेने लगेगा। इंसानों के लिए एआई को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट दावा है कि एलियन से संपर्क बनाया जा सकता है 2026 में। 2026 में इंसानों का एलियन से कोई कनेक्शन हो सकता है। धरती पर एक विशाल अंतरिक्ष यान आ सकता है। यह संकेत देगा कि मानवता ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। दावे को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I एटलस से जोड़कर देखा जा रहा है। बाबा वेंगा पहले ही कह चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर की तरह उभरेंगे। वो कह चुकी है कि साल 2026 के फरवरी मार्च महीने में पूर्व में एक युद्ध की शुरुआत होगी और दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर देखेगी। पूर्व का यह युद्ध पश्चिम को बर्बाद कर देगा। पुतिन दुनिया के देवता बनेंगे और यूरोप एक कचरे की जमीन में बदल जाएगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्यों अहम है? क्योंकि बाबा वेंगा पहले भी ऐसी कई भविष्यवाणियां कर चुकी हैं जो भविष्य में आकर, यानी वक्त के साथ जब उनका मिलान किया गया तो सही साबित हुए। उन भविष्यवाणियों को बताएं, लेकिन उससे पहले देखिए बाबा वेंगा कैसे, उनकी आंखें नहीं थी लेकिन वो मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करती थी, पत्रकारों से भी बातचीत करती थी और दुनिया के बारे में वो प्रेडिक्शंस भी देती थी। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर बाबा वेंगा की दिखाते हैं। किस तरह से सालों पहले उन्होंने साल 5028 तक की प्रेडिक्शन कर दी है। अब बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणियां मैं आपको बताता हूं जो अभी तक सच साबित हुई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात उन्होंने बहुत पहले ही कह दी थी। बाबा वेंगा ने विशाल युद्ध की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था बहुत से लोग मरेंगे, निर्दोषों का खून बहेगा। 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उन्होंने कहा था यूएसएसआर बिखर जाएगा, सोवियत संघ का पतन हो जाएगा, महान राष्ट्र टूट जाएगा, लोग छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएंगे। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, यूएसएसआर टूट गया और 15 छोटे छोटे देशों में बढ़ गया।
अमेरिका में 9/11 हमले को लेकर कहा था कि अमेरिका पर स्टील के 2 पक्षी हमला करेंगे। यानी जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के अटैक से जोड़ा जाता है, अमेरिका के ट्विन टावर्स पर आतंकवादी हमला। 2004 की सुनामी भी प्रेडिक्ट की थी। पानी की विशाल लहर एक बड़े तट को ढक लेगी और बहुत से लोगों की मौत होगी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई। 14 देशों में लगभग 2 लाख से ज्यादा मौत हुई। अमेरिका में अश्वेत राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अश्वेत होगा। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लोगों ने बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सटीक माना। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी। 2008 में आर्थिक संकट आएगा और लोग पैसों के लिए संघर्ष करेंगे। 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई। वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। कई बैंक डूब गए। जापान का फुकुशिमा हादसा। उन्होंने कहा था एक देश है जहां सूरज सबसे पहले उगता है, वहां समुद्र और आसमान जहरीले हो जाएंगे। 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट हादसा हुआ, जिससे रेडिएशन फैला और समुद्र का पानी जहरीला हो गया। चेरनोबिल हादसा को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उत्तरी देश में एक बड़ी आपदा होगी जहां लोग और धरती लंबे समय तक जहरीले हो जाएंगे। बहुत से लोग बीमार पड़ेंगे और उस जगह घास तक नहीं उगेगी, सब कुछ राख हो जाएगा। चेरनोबिल यूरोप के उत्तरी हिस्से में हादसे के बाद रेडिएशन से धरती बंजर हो चुकी है, वहां कुछ नहीं उगता है। इसे भी लोगों ने सटीक माना। प्रिंसेस डायना की मौत के बाद उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश ताज से जुड़ी एक महिला की मौत हो जाएगी, पूरी दुनिया उसके लिए रोएगी, लेकिन उसकी मौत की सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। प्रिंसेस डायना की मौत से भविष्यवाणी जोड़ी जाती है और मौत का रहस्य आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया। एक पॉजिटिव भविष्यवाणी, कैंसर के इलाज की संभावना। 21वीं सदी की शुरुआत में कैंसर जैसे रोगों का इलाज मिल जाएगा और बहुत से देशों में कैंसर को लेकर वैक्सीन डेवलप ऑलरेडी कर लिया गया है और उसे अब मार्केट में भी उतारने की तैयारी है। वैक्सीन रिसर्च, जीन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कई चीजों पर काम भी जारी है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी उन्होंने वार्न किया। उन्होंने कहा बर्फ पिघलेगी, मौसम पागल हो जाएगा। 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक मेल्टिंग और मौसम संबंधी घटनाएं बढ़ जाएंगी और हुआ भी वैसे ही। अब 2025 का पूरा रिवाइंड कर लीजिए, देखिए कैसे 2025 में मौसम ने कोहराम मचाया। रेगिस्तान में बाढ़, रेगिस्तान में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सूखा। कमाल की तस्वीर। कोरोना महामारी, एक अदृश्य जीव पूरी दुनिया को बीमार करेगा। चीन में शुरू होगा और बहुत से लोगों की जान लेगा। 2019 में कोविड-19 महामारी चीन से शुरू कर दुनिया भर में फैल गई। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर सच साबित हुई, जिसके बाद दुनिया के लोगों का विश्वास उनके ऊपर बढ़ा और गहरा हुआ और उनकी भविष्यवाणियां दुनिया भर में हमेशा उत्सुकता का विषय बनी रही। बाबा वेंगा ने जो जो कहा उससे ज्यादातर चीजें सही हुई। अब 2026 को लेकर देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि 2025 में बहुत सारे कमाल देख चुके हैं, 2026 में ऐसा कुछ ना हो। दुनिया में शांति हो, उत्सुकता हो, जोश हो, सुख समृद्धि हो और लोग तरक्की करें। इसी उम्मीद के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान बनाया। पढ़ाई हो, नौकरी हो, रोजमर्रा के सवाल हो, एआई चैटबॉट की मददगार हर जगह मिल जाएंगे आपको। मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं, सवाल टाइप होता है, कुछ सेकंड में जवाब सामने आता है। आज एआई हमारी जिंदगी में इतना नॉर्मल हो चुका है कि हम रुककर ये सोचते भी नहीं है कि इसके पीछे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। जिस एआई को हम स्मार्ट कह रहे हैं, फास्ट कह रहे हैं, फ्यूचर मान रहे हैं, वही एआई चुपचाप धरती के पानी को सोख रहा है। आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धरती के पानी से क्या कनेक्शन? और मैं कहता हूं कि धरती का पानी वो इस हिसाब से पी रहा है कि खतरे की घंटी बजने लगी है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अरबों लीटर पानी की खपत कर रहा है। लगातार ये बहस चल रही है, इसे रोका कैसे जाए, इसके विकल्प क्या हैं? आज के डिजिटल दौर में एआई चैटबॉट्स और डेटा सेंटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इनकी मदद से सेकंडों में जानकारी मिल जाती है। कुछ भी मूवीज बना ले रहे हैं लोग, एनिमेशन बना ले रहे हैं, गाना गवा ले रहे हैं, पोएम लिखवा ले रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे चल रही सर्वर्स, मशीनें भारी संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं। एआई सिस्टम को चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए भरपूर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर जब लगातार काम करते हैं तो उनसे निकलने वाली गर्मी को कम करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं और यही सिस्टम लाखों करोड़ों लीटर पानी की खपत कर देता है।
एक अनुमान यह कहती है, एक रिपोर्ट सामने आई है, 2027 तक 6 ट्रिलियन लीटर पानी एआई अकेले पी जाएगा। एआई, चैटबॉट और डेटा सेंटरों को हर साल अरबों लीटर पानी की जरूरत होती है, दुनिया के बोतल बंद पानी की खपत के बराबर। एक सवाल पूछने पर आधा लीटर पानी खर्च हो जाता है। 450 अरब लीटर पानी का इवेपोरेशन हो चुका है। एआई और क्लाउड स्पेस को संचालित करने वाले सर्वर डेटा सेंटर को ठंडा रखने में खर्च होते हैं। अमेरिकी डेटा सेंटरों में पानी खपत सबसे ज्यादा है। 2027 तक 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी की खपत हो जाएगी। पानी की कमी वाले देशों के लिए चिंताजनक है। यह जानकारी डच एकेडमिक एलेक्स डे वेरीज गांव के स्टडी में सामने आई है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे वैसे पानी पर प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी पानी की खपत के ऊपर। खासतौर पर उन इलाकों में जहां पहले से पानी की कमी है, लोग सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं, वहां एक गंभीर समस्या बन सकती है। एआई तकनीक फायदेमंद तो है, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। इसके पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक तरफ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है, वहीं नई तकनीक के आधार पर हम अपने प्रकृति को दांव पे लगा रहे हैं, पानी से समझौता कर रहे हैं। पानी के बगैर तो इंसान भी नहीं बच पाएंगे, तो फिर बाकी तकनीक की तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी और प्रकृति दोनों के बीच संतुलन बनाए। हालांकि कई टेक कंपनियां पानी की खपत कम करने के लिए रिसाइकलिंग सिस्टम अपनाने पर काम कर रही हैं। वहीं सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया से जुड़ी कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा ने पानी की खपत को कम करने को लेकर काम शुरू कर दिया, यानी वाटर पॉजिटिव पानी खर्च करेंगे और उससे ज्यादा वापस करने का संकल्प ले रहे हैं। ग्रीन डेटा सेंटर्स और वैकल्पिक कूलिंग तकनीकों पर भी रिसर्च तेजी से जारी है। एआई हमारे भविष्य का अहम हिस्सा है, लेकिन जरूरत है जिम्मेदार इस्तेमाल की। तकनीक तभी फायदेमंद साबित होगी जब विकास के साथ साथ पर्यावरण की चिंता भी की जाए। इसलिए जरूरी है कि हम एआई को सिर्फ प्रगति का साधन नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण का भी साथी बनाएं, ताकि भविष्य स्मार्ट भी हो और भविष्य सुरक्षित भी हो। वर्ल्ड नाउ में बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा आज का सवाल है, कैंडी किस देश में है ये शहर? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।